मिथिला जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का अगला चैप्टर बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपियों का आगमन। जो लोग अभी तक यूरोपियों के आगमन का वीडियो नहीं देखा हो वो पहले देख लें ताकि आगे के क्लास को समझने में उन्हें कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय उनकी अयोग्यता का लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खां बंगाल में एक स्वायत्त सत्ता स्थापित की। हालांकि ये एक निश्चित समय पर कर भेजा करते थे और मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल काफी समृद्ध और बड़ा हुआ करता था। इसलिए प्रशासन के दृष्टिकोण से मुर्शिद कुली खां ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया और इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के उपरांत शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन 1739 ईस्वी में बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर देता है और खुद को बंगाल का नवाब घोषित करता है। अलीवर्दी खां के समय बंगाल काफी समृद्ध हो गया था और ये खुद को यानी बंगाल को मुगल से स्वतंत्र करवाया और टैक्स देना मुगलों को बंद कर दिया। अलीवर्दी खां का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। घोषित करने के उपरांत सिराजुद्दौला ने 1717 ईस्वी में फारुखसियर के द्वारा जो अंग्रेजों को फरमान मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार का, उसका विरोध किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। इन्होंने सिराजुद्दौला को समझाया कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर इसे छेड़ा ना जाए तो यह शहद देगा, अगर इसे छेड़ते हैं तो यह काटने के लिए दौड़ेगा। और आगे चलकर यह साबित भी हुआ। अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनते हैं और सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बनते ही अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जिनका पुत्र पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, उनको बंगाल का नवाब बनाने के लिए घसीटी बेगम विद्रोह कर देती है। सिराजुद्दौला के समय में एक महत्वपूर्ण घटना, जब कलकत्ता में अंग्रेज नवाब के बिना अनुमति के अपने फैक्ट्री की घेराबंदी और किलाबंदी शुरू कर देती है। जब यह खबर नवाब को पता चलता है मुर्शिदाबाद में, तो मुर्शिदाबाद से नवाब एक भारी भरकम सैन्य टुकड़ी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चल पड़ते हैं। जब कलकत्ता में अंग्रेजों को इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि नवाब सैन्य कार्रवाई के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सारे अंग्रेज समुद्री मार्ग से भारत से भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ अंग्रेज भागने में सफल नहीं होते हैं। उन्हें सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम के एक कमरे में, जिसका साइज 18x14 था, उस कमरे में बंद कर देता है और अंग्रेजों की संख्या एक छोटे से कमरे में जो बंद करता है 146 होती है। और 20 जून को बंद कर 23 जून की सुबह जब उस कमरा को खोला जाता है तो उसमें 23 अंग्रेज ही जीवित बचते हैं, जबकि 123 अंग्रेजों की मृत्यु दम घुटने से हो जाती है। इस घटना की जानकारी उसी 23 अंग्रेजों में जिंदा बचे हॉलवेल ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। इतिहास में इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। और सिराजुद्दौला कलकत्ता आमिर चंद के हाथ सौंपकर मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी वापस लौट जाते हैं और अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से भारत छोड़कर भागा था, वह फुल्टा नामक द्वीप पर शरण ले लेता है और वह तब तक रुकता है वहां पर जब तक कि मद्रास से वाटसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी उनकी सहायता के लिए ना आ जाए। और वाटसन के सहयोग से
अंग्रेज पुनः एक बार अंग्रेजों कलकत्ता में प्रवेश करने की कोशिश करता है और अमीरचंद रिश्वत लेकर उन्हें एक बार फिर से कलकत्ता में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर देता है और इससे धीरे धीरे राजा यानी नवाब की स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाता है। और तब तक क्लाइव जो स्थल मार्ग से मद्रास से कलकत्ता की ओर प्रस्थान करता है वो भी कलकत्ता पहुंच जाता है और क्लाइव नवाब के जितने भी सैन्य अधिकारी थे कलकत्ता में उनसे रिश्वत देकर एक समझौता कर लेते हैं राजा के विरुद्ध, नवाब के विरुद्ध। उसी समय अक्टूबर 1756 ईस्वी में शौकत जंग जो कि नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था उसे कटिहार के समीप एक युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर देते हैं और सिराज अपनी दावेदारी को सिद्ध करते हैं। और सिराजुद्दौला की स्थिति दिन ब दिन अंग्रेज उनके सैन्य अधिकारियों से समझौता करते थे, रिश्वत देते थे, इससे सिराजुद्दौला की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और सिराजुद्दौला को मजबूरन अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। यह संधि अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है जिसका डेट एग्जाम के दृष्टिकोण से 9 फरवरी 1757, यह डेट काफी महत्वपूर्ण है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होता है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के तरफ से क्लाइव के बीच यह संधि होती है और यह संधि पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पक्ष में होता है। क्लाइव इस संधि में क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया प्राप्त करता है जबकि 1717 ईस्वी के फरमान के तहत बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार भी प्राप्त करता है। और इस संधि के उपरांत तत्काल युद्ध विराम जैसा माहौल बन गया था और इसी का फायदा उठाकर क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक षड्यंत्र करता है और इसमें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन प्रदान करता है। 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध पलासी नामक युद्ध पर अपनी सेना खड़ी कर दी और इसमें आरोप लगाया कि अलीनगर की संधि का सिराजुद्दौला ने उल्लंघन किया है और सिराजुद्दौला ने भी खुलकर सामना किया और इस युद्ध में मीर जाफर के नेतृत्व में एक बड़ी सैन्य टुकड़ी जो अंत तक मीर जाफर का साथ नहीं दिया, साथ ही आमिर चंद, मानिक चंद और राज दुर्लभ जैसे सैन्य अधिकारी ने भी सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, लेकिन मीर मदान और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारी पूरी निष्ठा और पूरी वीरता के साथ इस युद्ध में भाग लिया, लड़ा, लेकिन यह युद्ध सिराजुद्दौला के हाथ से निकल गया। मीर मदान और मोहनलाल की मृत्यु हो गई। सामने युद्ध में हार को देखकर सिराजुद्दौला युद्ध से पलायन कर गए, लेकिन रास्ते में मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उन्हें घेरकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बंगाल का नया नवाब मीर जाफर के रूप में सामने आया। मीर जाफर बंगाल का एक अयोग्य और कमजोर शासक सिद्ध हुआ क्योंकि यह बिना किसी संघर्ष और बिना किसी युद्ध के जीता गया षड्यंत्र के तहत ये सत्ता था। ये इस नवाबी को समझ नहीं पाया उतना और क्लाइव के कठपुतली के रूप में अपना काम किया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल के राजकोष से 50 लाख रुपया उपहार स्वरूप क्लाइव को प्रदान किया, साथ ही साथ 50 लाख रुपया सेनाओं में भी प्रदान की। मीर जाफर तब तक बंगाल का नवाब बना रहा जब तक अंग्रेज की मांग को पूरा करता रहा और जनवरी 1760 ईस्वी में अपनी नवाबी से मीर जाफर को हाथ धोनी पड़ी जब इन्होंने अंग्रेज की मांगों से खुद को असमर्थ जाहिर किया। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया और 1760 ईस्वी को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1760 ईस्वी में ना युद्ध हुआ, ना नवाब की मृत्यु हुई, ना कुछ
और पूरी शांति तरीके से नवाब बदल गया। इसीलिए 1760 ईस्वी के वर्ष को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेज के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था, इसलिए इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। अंग्रेज चाहता था कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह कठपुतली बनकर शासन करे, जबकि मीर कासिम स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों से हटकर अपना शासन करना चाहता था। और धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल में इतना भ्रष्ट हो गया कि इन्होंने 1717 ईस्वी के फरमान के तहत भारतीय व्यापारियों से भी कर वसूलना शुरू कर दिया, जबकि निःशुल्क व्यापार का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को था, लेकिन वह कर वसूलना भी शुरू कर दिया राजा के नाम पर। जब मीर कासिम को इसके बारे में जानकारी हुआ तो इन्होंने बंगाल में सभी के लिए कर मुक्त व्यापार की घोषणा कर दी और अंग्रेज इसका विरोध किया और धीरे धीरे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। इसी बीच 1762 ईस्वी में मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। आपको पहले भी पता होगा कि सबसे पहले ढाका था राजधानी, मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की और फिर 1762 ईस्वी में मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की और स्वतंत्रता पूर्वक यह अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होकर अपना शासन चलाना चाहते थे। और मुंगेर में इन्होंने गोला बारूद और बंदूक की फैक्ट्री की स्थापना की और फ्रांसीसी जो वांडीवास के युद्ध के बाद पांडिचेरी में सिमट कर रह गया था, वहां से सैन्य अधिकारियों को अपने यहां नियुक्त की और गोला बारूद और बंदूक की फैक्ट्री बनाने की कला सीखी। साथ ही साथ अत्याधुनिक पद्धति से सेना का निर्माण शुरू किया और उन्हें प्रशिक्षण भी फ्रांसीसियों के द्वारा दिलवाना शुरू किया। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है और वह घटना मीर कासिम को अफीम लेने की आदत थी और पटना से अफीम इनका आता था, लेकिन उस समय माहौल ज्यादा तनावपूर्ण हो गया अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। जब मीर कासिम के लिए पटना से अफीम आ रहा था तो अंग्रेजी अफीम एजेंट एलिस ने मीर कासिम के अफीम को जब्त कर लिया। इस घटना से रुष्ट होकर मीर कासिम ने अपने सेना के साथ पटना पहुंचकर एलिस सहित 100 से अधिक अंग्रेजी सैनिकों को मौत का घाट उतरवा दिया और इससे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई और निकट भविष्य में युद्ध की स्थिति को देखते हुए मीर कासिम अवध पहुंचते हैं और अवध के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला से एक सैन्य गठबंधन करते हैं। फिर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी सैन्य गठबंधन करते हैं और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक युद्ध का प्लान करते हैं। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और 22 अक्टूबर 1764 यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है और 23 जून 1757 यह भी डेट काफी महत्वपूर्ण है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत होती है और मीर कासिम के नेतृत्व वाली सैन्य गठबंधन की हार होती है। और इसी के साथ बक्सर के युद्ध का परिणाम पलासी के युद्ध के परिणाम की पुष्टि करता है कि पलासी का युद्ध का परिणाम एक निर्णायक परिणाम था और बक्सर का युद्ध का परिणाम भारतीयों के हाथ पर दास्ता का एक शब्द लिखता है जिसे आजादी के बाद ही मिटाया जा सका। आइए अगले क्लास में हम लोग बंगाल में द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद कुछ संधियां होती है और जिसके तहत नवाबी बंगाल के नवाब के हाथ में रहता है, जबकि बंगाल की दीवान
अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और इसे ही बंगाल में द्वैध शासन कहा जाता है। तो आइए अगले क्लास में हम लोग बंगाल में द्वैध शासन को पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।